स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दंगल में। और इसमें आज मैं आप लोगों को लेकर के आया हूँ सॉलिड स्टेट चैप्टर में कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल और उसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ठीक है, तो इसलिए आज हम लोग स्टडी करेंगे अपना टॉपिक डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट। कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग द यूनिट सेल। ऐसी कैलकुलेशंस जिनमें हम यूनिट सेल को इन्वॉल्व करेंगे, उन कैलकुलेशंस को आज हम यहाँ पर क्या है स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए, जैसे एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है आपके पास। इस यूनिट सेल में दो तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे इसकी साइड, ठीक है, इसका वॉल्यूम। तो यहाँ पर मैंने एक ऐसी यूनिट सेल ली है जिसकी साइड जो है वो क्या है, ए है। ठीक है, सपोज द लेंथ ऑफ द एज, सपोज द लेंथ ऑफ द एज इज इक्वल टू ए। अब ये ए आपने यहाँ पर जो ए लिया है वो सेंटीमीटर में, पिकोमीटर में, किसी में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी चीज़ को ज़रा कंसीडर करेंगे कि ए जो है वो हमारा सेंटीमीटर, पिकोमीटर किस पर डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल डिटर्मिनेशन takes place by X-ray diffraction technique। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, तो ये जो वैसे तो टेक्निक्स और भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो यूज़ किया गया है वह एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। अब देखिए, इसमें जो वॉल्यूम है यूनिट सेल का, जब एज लेंथ ए है तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम। अब देखिए, यहाँ पर जैसे डेंसिटी हमें निकालनी हो, तो यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी हो तो हमें चाहिए होगा मास ऑफ यूनिट सेल। ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू जेड इंटू एम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जेड क्या है, वेयर जेड इज द नंबर ऑफ atoms in a given unit cell, यानी उस यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं। और स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ वन एटम। अब देखिए, ये मास ऑफ वन एटम हम कैसे निकालें, तो मास ऑफ वन एटम
इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मोलर मास को हम यहाँ पर इंडिकेट कर लें कैपिटल एम से और एवोगैड्रो नंबर को इंडिकेट कर लें एन ए से। अच्छा, अब देखिए इसमें जो हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ यूनिट सेल। अब क्या हो जाएगा, देखिए मास ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा Z इंटू एम अपॉन एन ए। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी निकालनी है इसमें। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे, ये डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होती है, ये होती है आपकी रो या डी। कुछ बुक्स में डी से लिखा हुआ है, कुछ में रो से लिखा हुआ है, तो जिससे आप चाहें उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमने लिख दिया मास किसका, यूनिट सेल का, तो ये हो जाएगा Z इंटू एम अपॉन, ये हो जाएगा NA, और नीचे आ जाएगा आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपका कितना निकल के आया, AQ। तो रो इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन NA इंटू AQ। दिस इज द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, तो डेंसिटी इस तरह से आप निकालेंगे। अब देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आपको यहाँ पर ए दे रखा हो, किसमें, इफ ए इज इन पिकोमीटर, तो यहाँ पर आप इसको कर लेंगे कन्वर्ट ए इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर सेंटीमीटर दिया है तब तो ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर सेंटीमीटर नहीं दिया है तो आप जो है पिकोमीटर को सेंटीमीटर में इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अब हमें इस पर बेस्ड क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो एग्ज़ाम में आते रहे हैं। न्यूमेरिकल करने के लिए यहाँ पर दो पैटर्न हैं। देखिए, एक तो पैटर्न ये है कि जिसमें हमारे एटम्स दिए होते हैं, तो जो यूनिट सेल है उसमें चाहे वो FCC हो चाहे BCC, सभी क्या दिए होंगे, वहाँ पर एटम्स दिए होंगे। ठीक है, और दूसरा होता है एक क्रिस्टल जो होता है वो आयनिक क्रिस्टल होता है। तो आयनिक क्रिस्टल के केस में क्या दिया होता है, वहाँ पर आयंस दिए होते हैं। तो हमें क्या करना है, उन दोनों कंडीशंस के लिए भी ध्यान रखना है। तो उन दोनों कंडीशंस में हमें क्या ध्यान रखना है वो समझ लीजिए। अगर इफ अ क्रिस्टल कंटेन एटम्स, ठीक है, देन Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल लेंगे। ये तो हो गया एक पॉइंट। और एक दूसरा पॉइंट और बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, किसी केस में अगर आपको दिया हो यहाँ पर आयनिक क्रिस्टल, उस आयनिक क्रिस्टल के केस में हमें क्या करना है, इन केस ऑफ आयोनिक क्रिस्टल we consider Z as the
formula of ionic compound in unit cell, formula of ionic compound present in a unit cell में कितने फार्मूला वहाँ पर यूज हुए हैं। जैसे अब देखिए, इसमें हम यहाँ पर अगर कहें जैसे NaCl है, तो Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। अब ये Na पॉजिटिव आयन और Cl आयन अलग अलग हो गए, लेकिन जब हम इसको कंसीडर करेंगे NaCl के केस में, तो NaCl का एक फार्मूला यूनिट जो है वो कहलाएगा Z=1, यानी एक NaCl को आप एक Z कंसीडर करोगे, ना कि दो। जबकि एटम के केस में अगर कॉपर एटम दे रखा है या कोई दूसरा एटम दे रखा है, उस केस में आप इसको क्या कंसीडर करोगे, Z को दो कंसीडर करोगे, या जितने दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। ठीक है। अब देखिए, इसमें यहाँ पर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। वो न्यूमेरिकल आप कैसे करके करोगे उन्हें समझ लो। अब मैं जरा क्वेश्चन को एक बार लिख देता हूँ बोर्ड पर, तब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन हमें दे रखा है, एन एलिमेंट अगर इन BCC, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, इट्स डेंसिटी इज 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इफ द edge length is 250 picometer, calculate the atomic mass of this element, and here Avogadro number is given as 6.023 into 10 raised to power 23। अब ये यहाँ पर क्योंकि Avogadro नंबर दे रखा है तो हमें इसी को लगाना है। अगर हम लगा देंगे वैल्यू यहाँ पर 6.022 into 10 raised to power 23, तो हो सकता है कि हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाए, या जो गिवन आंसर है बुक में उससे मैच ना करे। इसलिए हमें क्या वैल्यू लगानी है, जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर की, वही वैल्यू यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जब सोल्यूशन करेंगे तो हम लिख लें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो फॉर BCC स्ट्रक्चर, BCC में हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं BCC स्ट्रक्चर में। तो BCC स्ट्रक्चर में हमारे नंबर ऑफ एटम्स यानी कि Z की वैल्यू 2 रहेगी। ठीक है। क्वेश्चन में और दे रखा है डेंसिटी रो इज इक्वल टू 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। एज लेंथ ए हमें दे रखा है, इसमें एज लेंथ दे रखा है A इज इक्वल टू 250 पिकोमीटर। तो 250 पिकोमीटर को देखिए पिकोमीटर में नहीं यूज़ करेंगे, इसे हम यूज़ करेंगे 250 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 सेंटीमीटर। इस तरह से यूज़ करेंगे इसके लिए हम। ठीक है। अब देखिए और क्या क्या हमारे पास हमें दे रखा है। इसमें जो और दे रखा है वो है हमारे पास फार्मूला हमें दे रखा है डेंसिटी का, रो इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन Na इंटू AQ। ठीक है। हमें क्या निकालना है, एटॉमिक मास। और ये एटॉमिक मास हमारा फार्मूला में कहाँ पर है, ये है एटॉमिक मास। ठीक है ना। तो ये एटॉमिक मास निकालने के लिए पहले फार्मूला हम अपने हिसाब से लिख लें, M इज इक्वल टू रो इंटू Na इंटू AQ अपॉन Z। ठीक है। अब लगा दीजिए वैल्यूज़। देखिए जब वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पर डेंसिटी दे रखी है 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, Na की वैल्यू 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 इंटू AQ, ये हो जाएगा आपका 250 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 होल क्यूब अपॉन कितना, Z की वैल्यू 2। ठीक है। तो अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। एक बार ट्राई कीजिए। देखो देखते हैं 8 इंटू 6.023 इंटू देखो 250 क्यूब है, 250 इंटू 250 इंटू 250 इंटू 10⁻⁻⁻ हो जाएगा 30 और ये पावर हो जाएगी इंटू 10⁻23 अपॉन 2 से ये हो जाएगा 4 टाइम्स। अब ऊपर की वैल्यू बची, देखो यहाँ से पावर कैंसिल करोगी तो ये पावर हो जाएगी प्लस की हो जाएगी 23, तो पावर बचेगी आपकी कितनी 7 और ये यहाँ से 3 जीरो ये हटा दो तो यहाँ पर बचेगा आपका 4 इंटू 6.023 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻7 और प्लस का 3, ठीक है ना। अब कितना बचेगा, पावर बचेगी 4। अब देखो ये 4 से 25 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 10⁻, अभी 100 इंटू 6.023 इंटू यहाँ पर बचा 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625 इंटू 10⁻⁻4। अब ये माइनस का 4 इस 2 पावर और कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका देखो 625 इंटू 6.023 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻2। अब इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो, देखते हैं एक बार। ये हो गया आपका 3764.23 इंटू 10⁻⁻2। अब देखो यहाँ से डेसिमल हटा दें तो हमारे पास आ जाएगा 37.64। ये हो जाएगा आपका एटॉमिक मास। तो देखिए यहाँ पर आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका कितना आ रहा है 37.64। यह नीचे का शायद दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। सॉल्व करने पर 37.64 ये हो गया, क्या हो गया एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। अच्छा इसी में एक और क्वेश्चन दे रखा है, देखिए वो क्या है, क्वेश्चन लिख लिखें इसका भी एक क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में है मॉलिब्डेनम फॉर्म्स BCC एंड एट 20 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी इज 10.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। 10.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट मॉलिब्डेनम एटम्स। BCC में ये मॉलिब्डेनम एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम इसका सोल्यूशन करें तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास Z दे रखा है, Z फॉर BCC, ये एटम की बात हो रही है इसलिए Z की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 2 और इसकी डेंसिटी दे रखी है हमें 10.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यहाँ ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर में दे रखी है, ठीक है। अच्छा इसमें नेक्स्ट क्या दे रखा है, देखिए नेक्स्ट दे रखा है एटॉमिक मास ऑफ मॉलिब्डेनम 95.94, ठीक है। हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ नियरेस्ट एमओ एटम। अब देखो क्वेश्चन में ये बात समझने की है कि हमें निकालना क्या है। जैसे ये है हमारा एक यूनिट सेल, ठीक है। इस यूनिट सेल में जो हमारे अपोजिट कॉर्नर्स हैं, जैसे ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है, ये अपोजिट कॉर्नर हो गए एक क्यूब के। इनके बीच में जो एटम आएंगे 3 एटम्स, उनमें से 2 एटम्स के बीच की डिस्टेंस हमसे पूछी है ये, ठीक है ना।
तो ये क्वेश्चन में हमें समझ आना चाहिए कि हमसे पूछा गया है क्या, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें पहले तो हमें क्या करना है, इसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर निकाल लें ए, ठीक है। ए निकाल लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी कि एज लेंथ आ जाएगी। और एज लेंथ से हम ये नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए जो डी होता है ना, डी डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम्स इज इक्वल टू होता है 2r के। और इस केस में बीसीसी के केस में जो r है वो एक ही टर्म में क्या होता है, r जो एक ही टर्म में होता है वो होता है आपका √3a/4। तो 2 इंटू √3a/4, यहाँ 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3/2a। यानी अगर हमारे पास a हो, यानी ये हम सॉल्व कर लें तो हम आसानी से जो है बता सकते हैं नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस। तो इसके लिए पहले हम इसके इन डिटेल से क्या करें, ए की वैल्यू फाइंड कर लें। अब इसमें ये डिस्टेंस साइड होती है ए, और ये बॉडी का डायगोनल है। ये मैंने आपको पैकिंग फ्रैक्शन सिखाया था तो उसमें बताया भी था कैसे निकालते हैं। उसी को हमने पहले क्या किया, d इज इक्वल टू होता है 2r के। ये टोटल डिस्टेंस है ना, ये पूरी डिस्टेंस वो 2r के इक्वल यहाँ पर इतनी होगी। पूरी डिस्टेंस तो डायगोनल हो गया, पास वाले एटम्स की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये r और ये r, तो r और r 2r, और ये हो गई d के इक्वल। अब r की वैल्यू यहाँ पर एक ही टर्म में इसके लिए होती है √3a/4, तो वो वैल्यू r की मैंने यहाँ रख दी, तो मेरे पास रह गया √3/2a। अब मुझे a निकालना है पहले इस क्वेश्चन में, जिससे कि मैं इसको पुट कर सकूं यहाँ पर। तो देखिए मेरे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है ρ इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। यानी मेरे पास हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ये हो जाएगा आपका रो, ठीक है। अब मैं इसको लिख दूँ इस तरह से, ए क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट 1/3, या ऐसे लिख दो आप, क्यूब रूट लिख दो, क्यूब रूट जेड ए हो जाएगा क्यूब रूट जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू रो, ठीक है। अब देखिए ए इज इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है हमें, जेड की वैल्यू 2 बीसीसी के लिए, और यहाँ पर एम की वैल्यू हमें दे रखी है 95.94, और यहाँ पर हमारे लिए एन ए की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू जो डेंसिटी दे रखी है, देखो डेंसिटी दे रखी है 10.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट जो है ये जाहिर सी बात है कि आप जनरल वे में इसको इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग हो जाएगी, और क्यूब रूट फ्रैक्शनल वैल्यू का निकालना टिपिकल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो आईएससी बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउ है, सीबीएसई बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो हम कैलकुलेटर यूज़ करके इस वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी लगभग सॉल्व करने पर 3.14 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, क्योंकि हम सेंटीमीटर में ही चल रहे हैं। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 3.14 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अगर आप इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो ये 0.14 एंगस्ट्रॉम, ये हमारे पास ए आ गया। मैंने एंगस्ट्रॉम में इसलिए कन्वर्ट कर लिया कि यहाँ पर आपका आंसर आसान हो जाए। अब देखिए इसी से हम निकाल लेंगे डी,
तो d इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बना था, √3/2 इंटू ए की वैल्यू 3.14 और एंगस्ट्रॉम में आ गया आपको। तो ये √3 की वैल्यू 1.732 इंटू 3.14/2 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से इसे कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 1 और 5 और 7, 1.57 और 1.732 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। और ये वैल्यू होगी आपकी 2.72, आई थिंक 2.72 एंगस्ट्रॉम। ये हमारी नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस हो गई, नियरेस्ट नेबरिंग ये हो गई। और अगर डायगोनल पूछा होता तो ये डायगोनल निकालते, साइड हमने निकाल ही ली। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये पहले क्वेश्चन को समझ लेना है और उसके बाद में हमको उसको पूरा सॉल्व करना है, जिससे क्वेश्चन करने में कोई भी गलती नहीं हो। ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहोगी तो सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिखते हैं इसको 2.72 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बात वही है, कैसे ही कर लो। ये वीडियो सीरीज में वैसे तो मैंने बहुत से वीडियोस आप लोगों को बना करके दिए हैं और आगे भी बनाता रहूँगा, अगर आपका एप्रिसिएशन मिलता रहेगा तो। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो उन्हें लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।